रक्सौल की एक बेटी जो यूक्रेन में फंसी हुई थी, किसी तरह से अपनी जान बचाकर रक्सौल में पहुंच चुकी हैं। पर्दा खोला, ऐसा लग रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे। जिस तरीके से वो बम ब्लास्ट हुआ था, जिस तरीके से हमने आँख के सामने मतलब लग रहा था कि अब नहीं बचेंगे, इतना बुरा हाल हो गया था। फिर वहाँ पे इतनी मारा पीटी हो रही थी, वहाँ पे फायरिंग हुआ, फिर हम भाग के नीचे अंडरग्राउंड पे भागे। हमें लगा बम ब्लास्ट वगैरह कुछ किया इन लोग ने। टैक्सी तो करवा ली आधा रास्ता तक, फिर वहाँ से हमें कम से कम 30 किलोमीटर चलना पड़ा बॉर्डर तक। अगर हम चाहें तो यहाँ भी पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ भी अच्छी तरीके से शिक्षा ले सकते हैं, बशर्ते बस यही है कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे तब। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनम सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। और इस वक्त जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे विश्व भर में चारों तरफ रसिया यूक्रेन युद्ध के बारे में चर्चा चल रही है और किस तरह के माहौल हैं ये सब आप खबर में देख ही रहे होंगे। हमारे चैनल पर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक वीडियो हमने शेयर किया था। रक्सौल की एक बेटी जो यूक्रेन में फंसी हुई थी, किसी तरह से अपनी जान बचाकर और अब वो रक्सौल में पहुंच चुकी हैं और भगवान की दया से बिल्कुल सही सलामत वो पहुंच चुकी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन किन तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें यूक्रेन से इंडिया आने में और रक्सौल तक पहुंचने में। तो हमारे साथ मौजूद हैं शिल्पा गुप्ता। शिल्पा, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी क्योंकि इतनी मतलब कठिनाइयों का सामना करके और आप अपने घर तक पहुंच पाई हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है। हाँ, थैंक यू फॉर दैट। कल मैं आई घर फाइनली 8 दिन के बाद। पहला मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कैसे मैंने ये सब झेला। एट 23 को ये हुआ था कि मतलब फर्स्ट ब्लास्टिंग हुई थी, जहाँ पे हमें लगा कि नॉर्मल है, कल पूरा सही हो जाएगा। तो मैं और मेरी रूममेट थी जो पाकिस्तान की थी, तो हम नॉर्मली बैठे थे, हम क्लासेस वगैरह कुछ नहीं गए। मैंने कहा आज माहौल ख़राब है, आज स्किप कर देते हैं, आज नहीं जाते हैं। फिर रात को हम आराम से खाना वाना खा के सो गए, बहुत स्ट्रेस थे। तो रात को 4:30 बजे सुबह 4:30 बजे अगेन मतलब हम सो रहे थे, इतनी गंदी तरीके से ब्लास्टिंग हुई। मैंने उठ के पर्दा खोला, ऐसा लग रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे। जिस तरीके से वो बम ब्लास्ट हुआ था, जिस तरीके से हमने आँख के सामने मतलब लग रहा था कि अब नहीं बचेंगे, इतना बुरा हाल हो गया था। फिर हम अंदर कॉलोनी में भागे। अब मैं रो रही थी, मेरे रूममेट रो रहे थे। अचानक घर से कॉल आया कि मैं बोलने लगी, मम्मा हमें बचा लो, अब हम नहीं जिएंगे, हम नहीं बचेंगे, हमें कैसे भी हो हमें यहाँ से निकालो। इतना बुरा कंडीशन। फिर थोड़ा देर शांत हुआ, फिर हम बाहर गए। फिर अगेन अपने अपार्टमेंट के सामने फिर से ब्लास्ट हुआ। अब बोले कि अब ब्लास्ट है हमारी। इतना बुरा कंडीशन, इतना बुरा सिचुएशन से हम गुजरे। फिर हमने क्या डिसाइड किया है कि अब निकलते हैं। फिर क्या हुआ, 9:30 बजे हम वहाँ से निकले रोमानिया के लिए, ठीक है। फिर वहाँ से हम जैसे तैसे टैक्सी करके हम लोग भोगजालना स्टेशन, जहाँ से ट्रेन चलती है, वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे भी सिचुएशन इतनी ख़राब थी, इतनी रश था वहाँ पे। लाखों लोग थे, लाखों यूक्रेनियंस थे, लाखों इंडियन थे, मतलब सारे बच्चे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे ट्रेन में घुसने के लिए। तो जैसे हम लाइन पे लगे, धक्के खा रहे थे, हमें मार रहे थे, फिर भी हमें जाना था, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचना था कि हम घर जा सके। फिर वहाँ पे इतनी मारा पीटी हो रही थी, वहाँ पे फायरिंग हुआ, फिर हम भाग के नीचे अंडरग्राउंड पे भागे। हमें लगा बम ब्लास्ट वगैरह कुछ किया इन लोग ने, फिर हम डर गए। फिर फाइनली 12-11 घंटे के बाद हमने इतना स्ट्रगल करके हमने ट्रेन में चढ़ा। मतलब खड़े होके नॉर्मली नीचे बैठ के हम लोग एनी हाउ हम मतलब ट्रेन में बैठ गए। तो हम रोमानिया के लिए जाने वाले थे, बट रोमानिया के रास्ते में खार्किव ये सब आता है, तो वहाँ पे फायरिंग हो रही थी और वहाँ पे मतलब बुरा कंडीशन था। तो अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ तक पहुँचने में क्या बीच में कोई हेल्प डेस्क वगैरह या कोई हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के पास नहीं था? नहीं, कोई भी हेल्पलाइन नहीं था। और जो प्रोवाइड किया था उन्होंने ना फ़ोन रिसीव किया, ना मैसेज का रिप्लाई दिया, ना तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स। इंडियन एम्बेसी का क्या रोल था? कोई रोल नहीं था उनका, उन्होंने कुछ भी हेल्प नहीं किया। ना उन्होंने हमें बोल दिया पोलैंड जाने के लिए, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बट हमारा ट्रेन ने रूट बदल दिया, रोमानिया की जगह हमें लवीव ले गया। तो हम सोचे पोलैंड चले जाएं। पोलैंड जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे कोई एम्बेसी का कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर मुझे अकेले सफ़र करना पड़ा जो करना था। और लवीव पहुँच के हमने वहाँ से टैक्सी तो करवा ली आधा रास्ता तक, फिर वहाँ से हमें कम से कम 30 किलोमीटर चलना पड़ा
बॉर्डर तक। बहुत मुश्किलों से 3 दिन से ना खाया था पिया था, और 30 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ा। 30 किलोमीटर। कोई ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था? ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ना पानी, ना दुकान, ना कुछ, ना बंदे के पास पैसे है कि कुछ खाए पिए, मतलब बहुत बुरा सिचुएशन था। फाइनली हम बॉर्डर पे पहुँचे। बॉर्डर पे भी हमें इतनी धक्की, इतनी मार पड़ी, इतनी मतलब बहुत मुश्किल। अच्छा, आप लोगों को भी मार पड़ी? हाँ, मार पड़ी बहुत। रशियन यूक्रेनियन पुलिस वगैरह ने बहुत धक्का दिया हमें। कोई मतलब गिनती नहीं कर रहे थे, मतलब कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर आपके पास इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, जब हम थे तब तक कुछ भी नहीं था। इन लोग ने तब तक कोई एक्शन नहीं लिया था, मतलब कुछ भी नहीं था। इन लोग ने बोल के पोलैंड जाओ बोल के हमें पोलैंड से फिर मतलब वहाँ ना जाओ बोल दिया। फिर हम इस सिचुएशन में हम फिर भाग के तो वापस नहीं आ सकते ना, जो हम ऑलरेडी उस जगह से हम निकल के आ गए। तो हमें इंडिया का बोल के हमें किसी ने कोई हेल्प नहीं किया, कोई प्रायोरिटी नहीं मिली। मतलब जिस तरीके से दूसरों को ट्रीट कर रहे थे, दूसरे बच्चों को ट्रीट कर रहे थे, बहुत गंदे के साथ। बाकी अदर कंट्रीज़ के भी बच्चे वहाँ थे? हाँ, सारे कंट्री लाइक अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नाइजीरियन, सारे होल कंट्री के बच्चे थे। मतलब हम बच्चों को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया। जो यूक्रेनियन हैं उन्हें, जो वहाँ के पुलिस थे उन्होंने उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। अच्छा, और जो अदर कंट्रीज़ के जो जैसा कि आप बता रही हैं बच्चे थे, वहाँ की गवर्नमेंट क्या अपने बच्चों को हेल्प कर रही थी या नहीं? नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन बॉर्डर में आके ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो आप सुन सकते हैं, जहां भारत सरकार दावा कर रही है कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चों को वहां से सही सलामत लाने के लिए, और हम हर कोशिश कर रहे हैं उनको सुरक्षित यहां तक लाने के लिए। लेकिन सच्चाई क्या है, आपने अभी अभी सुना, शिल्पा ने जैसा कि बताया, कोई रोल नहीं है इंडियन गवर्नमेंट का इनको इनके घर तक पहुंचाने में। भारत सरकार ने कहीं कोई पहल नहीं की है। तो वहाँ तक पोलैंड जाने के बाद फिर आगे क्या हुआ? पोलैंड जाने के बाद जैसे मैंने बॉर्डर का क्रॉस किया तो बाहर गई। मतलब जो पोलैंड के थे उन्होंने मुझे ब्लैंकेट दिया क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने पानी दिया। फाइनली हमें 3 दिन बाद नसीब हुआ तो हमने उनको थैंक यू बोला। तो फिर उसके बाद मैं आगे गई। उन्होंने एक कोई हेल्प दे रहे थे तो उनसे पूछा कि यहाँ पे इंडियन एम्बेसी का कुछ है, तो बोले उनको पता ही नहीं इंडियन एम्बेसी क्या है। तो दे वाज लाइक कि फिर मैं एकदम अकेली पड़ गई। ऑब्वियसली मैं अकेली हूँ तो अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, आपके साथ इंडिया की और कोई लड़की नहीं थी? कोई नहीं थी मेरे साथ, मैं अकेली हो गई थी। जो पाकिस्तान की थी वो जाते ही वहाँ से मतलब वो अपने रास्ते चली गई थी, कैसे घर जा सकती है वो। फिर मुझे एक ही ऑप्शन दिखा कि मैं अब खुद का फ़्लाइट करूं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, ना कोई एम्बेसी वाला मुझे रिस्पांस दे रहे हैं, ना मुझे कोई इंडियन फ्रेंड मिल रहा है कि मैं एटलीस्ट सहारा मिल सके। अकेली थी। फिर वहाँ से फ्री टैक्सी दे रहे थे। फिर मैं वहाँ से वारसा गई। वारसा एक रात होटल में रुकी। फिर वहाँ से मैंने घर वालों को बोल के एनी हाउ इमीडिएट फ़्लाइट करवाया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। और वहाँ पे पोलैंड से कोई फ़्लाइट भी नहीं था कि हाँ बंदा एक दिन ट्रैवल करके भी जो जहाँ से इवैक्यूएट कर वहाँ, क्योंकि पोलैंड से रोमानिया हम नहीं जा सकते। तो इस वजह से मैंने खुद फ़्लाइट किया। फिर पोलैंड से मैं दोहा आई। फिर दोहा से दिल्ली आई। दिल्ली आके फाइनली मुझे बिहार गवर्नमेंट से मुझे हेल्प मिली। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने बोला कि हम अच्छे से आपको सही सलामत घर भेजेंगे। अच्छे से मुझे बैठाया, कॉफ़ी वगैरह पिलाया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। फिर जो मैं अकेली थी। फिर 1-2 घंटे के बाद जो रोमानिया से फ़्लाइट आई थी उसमें 6-7 बच्चे थे जो पटना के थे। फिर उनके साथ मेरा आज सुबह 6 बजे की फ़्लाइट करवा के मैं पटना आई। अच्छा, यानी कि जब आप दिल्ली पहुंची वहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था? वहाँ पे नहीं। वहाँ पे क्या था कि जैसे वहाँ पे पहुँची, जो बिहार गवर्नमेंट था उन्होंने हमें बुलाया। मतलब वहाँ पे डेस्क लगा था, हम वहाँ पे गए और उन्होंने हमें हेल्प किया। अच्छा, तो कुल मिलाकर बिहार सरकार आपकी मदद के लिए आगे आई और आपके घर तक पहुंचाने में। अच्छा, दिल्ली से आप पटना फ़्लाइट से आई, उसके बाद कैसे घर तक आई? वहाँ से फिर उन्होंने हमें बोला कि आपको हम पर्सनली घर पे भेज देंगे, मतलब जिसको जाना है। फिर उन्होंने मुझे अकेले स्कॉर्पियो पे अच्छे सही सलामत टाइम पे मुझे घर पे पहुँचा दिया उन्होंने। अच्छा, जब आप पटना से रक्सौल आई अपने घर, तो आपके साथ भी कोई आया था पटना से या? अकेली आई थी और ड्राइवर था बस। अच्छा, और इस बीच में आपसे किसी ने कांटेक्ट किया कि आप सही सलामत हैं या नहीं घर तक पहुंचने में? हाँ, घर वाले कांटेक्ट किए। मतलब सारे हर एक रास्ते पे वही थे। घर वालों ने मुझे ये रास्ता दिखाया, जो मेरे अंकल वगैरह हैं, जो मेरे भैया लोग ने, कि एटलीस्ट इतना तो किया ना गवर्नमेंट ने। जो मैंने वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो के थ्रू एटलीस्ट गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाया,
और बच्चे को एटलीस्ट दिल्ली से घर तक तो पहुंचा है ना। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर बिहार सरकार ने आपकी मदद की, लेकिन यूक्रेन से इंडिया आने में ना तो यूक्रेन गवर्नमेंट का कोई रोल रहा और ना ही इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल रहा आपकी हेल्प में। हाँ, कोई हेल्प नहीं रहा, कोई रोल नहीं रहा। एटलीस्ट ऐसे सिचुएशन पे एक कॉल उठाते या एक मैसेज का रिप्लाई देते तो बंदे को तसल्ली होती, क्योंकि मैं अकेली थी और बस यही था कि मैं, अब कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं खुद रास्ता देख लिया, खुद ही रास्ता ढूंढ लिया। तो आप सुन सकते हैं भारत सरकार जहां एक तरफ दावा कर रही है, वहीं भारत की एक बेटी किस तरह से भारत सरकार से खफा हैं, क्योंकि उन्होंने इनकी कोई मदद नहीं की है। तो सवाल उठता है ऐसे में भारत सरकार से कि क्या ये भारत की बेटी नहीं है, क्या ये सिर्फ बिहार की ही बेटी हैं? खैर, शुक्र है ऊपर वाले का, आप घर तक तो पहुंच गई। और क्योंकि आप रक्सौल की बेटी हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, क्या उन लोगों ने आपसे कांटेक्ट करके जानना चाहा कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है या नहीं? नहीं, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। जो किया मेरे पापा जी ने किया और मेरे भैया ने, उन्होंने मुझसे वीडियो मंगाई, उन्होंने वीडियो मतलब वायरल करवाया, उन्होंने एम्बेसी कॉल की, पटना किया, मोतिहारी किया, मतलब दिल्ली किया, जहाँ हो सके बिहार गवर्नमेंट से हेल्प कीजिए मेरे बेटी को। और फाइनली मैं आज घर आ गई। तो क्योंकि बिहार सरकार ने आपकी इतनी मदद की है तो आप क्या कहना चाहेंगी बिहार सरकार को? थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल। और भारत सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी? बस मेरे साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन और बच्चों के साथ ना हो। और वो बस भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे को सही सलामत उनके घर पहुंचा दिया जाए, बस यही है। तो बस यही अपील रहेगा हमारा भारत सरकार से। और बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शिल्पा को उनके घर तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचाया। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। और भारत सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बच्चे भारत के फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उन्हें प्लीज़ आप सही सलामत उनके घर तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। चलिए, तो आपने शिल्पा की हालत तो सुन ली और कैसा उनका सफ़र रहा यूक्रेन से इंडिया तक का और इंडिया से अपने घर तक का। और इस बीच जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या हालत थी ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त विनोद केजरीवाल जी, जो कि शिल्पा के पिता समान हैं। उन्होंने बहुत ही मदद की है और बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका शिल्पा को घर तक पहुंचाने में। तो आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शिल्पा जब इतने बुरे हालात में वहाँ पर फंसी हुई थी और आप लोगों को इस बारे में जब पता चला तो उस वक्त क्या महसूस किया आपने? सबसे पहले तो ये जब युद्ध होने का ऐलान हुआ तो हम लोगों ने शिल्पा को ये बताया कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन शिल्पा का भी एक ख्वाहिश था कि अगर हम वहाँ से आ जाते हैं तो फिर हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस स्थिति में हम लोगों ने इसको बार बार बोला कि तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन उसी दरमियान कुछ ज़्यादा अटैक होने लगा। उस पीरियड में हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। हम लोगों को रात का नींद ख़त्म हो गया था कि कैसे हम अपने बच्चों को वापस बुलाएं। इसी हिसाब से हम लोग रात को सो नहीं पाते थे। जब हम लोग इनसे बात करना चाहते थे तो उस समय नेटवर्क इसका नहीं था, तो हम लोग को नींद नहीं आती थी। हम लोग बेचैन हो जाते थे कि कब इसको बुलाया जाए, कब ये नेटवर्क में आए कि हम लोगों से बात हो। जब ये इससे बातचीत होता तो हम लोग को थोड़ा सा राहत मिलता था, नहीं तो हम लोग रात को नींद ख़त्म हो गया था। तो हमने कहा कि भाई बाबू बेटा तुम ऐसा करो कि एक वीडियो बनाओ ताकि मैं सोशल मीडिया पर यहाँ पर डालूं, ताकि भारत सरकार और पूर्व हमारे भारत में सारे लोग देख सके और इसका नज़र जो है भारत सरकार का कुछ आँख खुले कान खुले इस पर देखा जाए। तो इन्होंने वीडियो बनाकर भेजा और मैंने सोशल मीडिया पर भेजा और आपके माध्यम से भी इस चैनल को दिखाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल को। तो ये सब करने के बाद में बहुत सारे 1 लाख से ऊपर सारे लोगों ने देखा और उसके बाद में जो कंडीशन हुआ, भारत सरकार का जो नींद खुली, तो इस पर रूस और भारत के साथ में जो समझौता होना शुरू हुआ, सारे बच्चों को लाना शुरू किया। लेकिन इस पर इनकी जो कठिनाई हो रही थी, बार बार हम लोग सुन रहे थे, कठिनाई हो रही थी, इतनी कठिनाई हो रही थी कि हम लोग को नींद आना एकदम मुश्किल था। हम लोग को खाना अच्छा नहीं लग रहा था, पीना अच्छा नहीं लग रहा था। इससे बार बार हम लोग और इसकी दशा दुर्दशा देख करके हम लोग इसको बता रहे थे कि गाइड भी कर रहे थे। जैसे जैसे हम लोगों ने गाइड किया उस हिसाब से
इसने कदम उठाया और हम लोग एम्बेसी से भी बात किए, दिल्ली एम्बेसी से बात किए, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिला था। उसके बाद में हमारे डीएम साहब हैं, डीएम साहब ने वो अपने लिस्ट निकाले, लिस्ट में फिर भी इसका जब नाम नहीं आया तो हम लोग को बेचैनी हो गई कि हमारी बच्ची का उस लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये जो जिस जगह पर थी वो क्या कहते हैं, कौन सा जगह पर थी बेटा? नहीं वहाँ बॉर्डर पे पोलैंड में। तो वहाँ पोलैंड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ से कोई फ़्लाइट हो, तो वहाँ से देखा कि फ़्लाइट है वहाँ से, तो वहाँ से हम लोगों ने टिकट का व्यवस्था किया और वहाँ से इसको फिर हम लोगों ने अपने पैसे से इसको यहाँ बुलाया। हम लोगों ने सोचा कि चलिए जब बच्चे अच्छे रहेंगे तो पैसे का कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं रही। तो इतने मुश्किल हालात में, इतनी कठिन परिस्थिति में सरकार जब मदद नहीं करती है तो उनके रवैये से जाहिर सी बात है आप तो बिल्कुल नाखुश हो। जी, हम नाखुश थे, एकदम पूरी अच्छी तरीक़ा से नाखुश थे। लेकिन जब मेरी बच्ची घर आ गई तो हम लोग सोचे कि चलिए हम लोग पूरी दौलत मिल गई, हर तरीक़ा से सुकून मिल गया, हम लोगों का खाना अब अच्छा लग रहा है। नहीं तो उस समय मेरे बेटी को जो था शिल्पा का चेहरा और वो मासूमियत देख करके हम लोग भी किसी प्रकार से हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल, और हम समझ सकते हैं आपके क्या हालात होंगे, एक माता पिता के दिल पर क्या बीतती है जब बच्चे के ऊपर ऐसी घड़ी आ जाती है। तो और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर सरकार का अगर ये रवैया रहा तो कैसे माता पिता अपने बच्चे को दूसरे देश में भेज पाएंगे पढ़ाई लिखाई के लिए? इसके लिए अगर रवैया अच्छा रहेगा तो सबसे पहले कि भारत देश ऐसा चीज़ है कि अगर हम चाहें तो यहाँ भी पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ भी अच्छी तरीके से शिक्षा ले सकते हैं। बशर्ते बस यही है कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे। तब अगर भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं देता है तो लास्ट मजबूर हो करके तो फिर हमको अदर कंट्री में भेजना ही पड़ता है, ताकि कुछ भारत सरकार के माध्यम से कुछ मिले और भारत का भी नाम रोशन करे। इससे भारत का भी अच्छा माने रिजल्ट मिलेगा। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि भारत सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप इतने मुश्किल घड़ी में फंसे थे, आपकी बच्ची फंसी थी, बाकी जो बच्चे फंसे हैं वो उससे निकल पाए, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द उसमें कि यूक्रेन में जितने भी बच्चे फंसे हुए हैं, जितने भी हमारे छात्र फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि अपना स्वदेश, अपना मातृभूमि पर वापस आ जाए। और यही मैं कामना करता हूँ भारत सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भारत सरकार के कानों तक ये बात पहुंच पाए और शिल्पा जैसी और भी कई लड़कियां और भी कई लड़के होंगे जो वहां पर फंसे होंगे तो वो लोग सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।